Hi, this is Sejatu Deshwal and I welcome you all again back to my YouTube channel or welcome if you are coming to this channel for the very first time. I hope that you guys are doing really great, and in this particular class we are going to revise essay number 805. essay नंबर 805 को रिवाइज करेंगे विद फुल डिस्कशन. हर एक कंसेप्ट को हम यहाँ पे कवर करेंगे. ठीक है, आई एम गोइंग टू यूज माई चार्ट्स. आपको जो भी मटेरियल सुटेबल लगता है आप उस मटेरियल को रेफर कर सकते हो. आपको ये जो भी कंसेप्ट इस चार्ट के अंदर है आपको वहां से मिल जाएंगे, लेकिन आप कोशिश यही करना जो तुम्हारा वन डे बिफोर वाला मटेरियल है. ऑल्दो इस बार एग्जाम्स में वन डे नहीं है, ज़्यादा टाइम है, लेकिन जो भी तुम एग्जाम से पहले जिसको तुम एग्जाम की तैयारी के लिए जिस मटेरियल को रेफर करने वाले हो ना, उसको ही तुम यूज़ करो रिविजन के लिए. ठीक है, तो वो तुम्हारे लिए बाद में जाके बेनिफिशियल होगा. इस क्लास को जब तुम देखोगे इसके साथ साथ चैप्टर नंबर 8 के जो भी क्वेश्चंस आएंगे एसएम के, उन क्वेश्चंस को भी देखना मस्ट है. ठीक है, तो ऐसे तुम 360 डिग्री से अपने कंसेप्ट को कवर कर सकते हो. सो लेट्स स्टार्ट. ऐसे नंबर 805 दैट इज स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन. इस नाम को पूरा करो, काफी बड़ा नाम है ऐसे नंबर 805 का, लेकिन हम इसको शॉर्ट में लिखेंगे स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन इन केस ऑफ ऑडिट ऑफ सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. एंड जब भी इस स्टैंडर्ड के अंदर मैं वर्ड यूज करूंगी एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसका मतलब होगा तीन चीजें. नंबर 1 स्पेसिफिक एलिमेंट, नंबर 2 अकाउंट एंड नंबर 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाइन आइटम. ऐसे नंबर 805 टॉक्स अबाउट ऑडिटर को कुछ स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन लेनी पड़ेगी जब वो ऑडिट कर रहा होगा सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की या एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की. मैम ये ऑडिट ऑफ सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जब आपकी मैनेजमेंट ऑडिटर को कहती है कि आप मतलब ऑडिटर आप मेरी ऑडिट कर दो सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, सिर्फ बैलेंस शीट की. मतलब जहां पे मैनेजमेंट ऑडिटर को अपॉइंट करिए फॉर डूइंग द ऑडिट ऑफ एनी कंपोनेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसको तुम कहते हो ऑडिट ऑफ सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो फिर मैम ये ऑडिट ऑफ एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसका मतलब क्या होता है? आपकी एंटिटी की कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से आपकी मैनेजमेंट ऑडिटर को अपॉइंट करी है फॉर डूइंग द ऑडिट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स, फॉर डूइंग द ऑडिट ऑफ ट्रेड पेबल्स, फॉर डूइंग द ऑडिट ऑफ इन्वेंट्री. मतलब जहां पे ऑडिटर को अपॉइंट किया जा रहा है फॉर डूइंग द ऑडिट ऑफ एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसको तुम कहते हो ऑडिट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ऐसे नंबर 805 के स्कोप में क्या आता है? ऐसे नंबर 805 कहता है कि जहां पे ऑडिटर ऑडिट करेगा किसकी? सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की या फिर एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, तो उसको स्पेशल कंसिडरेशंस लेनी पड़ेगी जब वो अप्लाई करेगा रिक्वायरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स. जब मैंने आपको ऐसे नंबर 800 कराया तभी मैंने आपको इस बात को बताया था क्या कि ऑडिटर इन तीनों स्टैंडर्ड्स के अंदर अलग अलग स्पेसिफिक सिनेरियो में ऑडिट कर रहा है. ऑडिट वो करेगा आपके स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही, जो हम पढ़ते 200 सीरीज टू 700 सीरीज, लेकिन ये स्टैंडर्ड ऑडिटर को बताते हैं कि कैसे उन रिक्वायरमेंट को आपके ऑडिटर को अप्लाई करना है, स्पेशल कंसिडरेशन कौन कौन सी लेनी है. तो इसके स्कोप में क्या आएगा कि ऑडिटर क्या स्पेशल कंसिडरेशन लेगा जब वो अप्लाई करेगा उन स्टैंडर्ड्स को, जब वो ऑडिट कर रहा होगा किसकी? सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एलिमेंट्स की. लेकिन एक सिचुएशन है जो आपके ऐसे नंबर 805 के स्कोप में नहीं आएगी. वो सिचुएशन कौन सी है? ध्यान से सुनो. आप जो हो आप ऑडिट करो किसी एंटिटी की ग्रुप की फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, मतलब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की. वो ग्रुप है तो उसकी सबसी होगी, जेबी होगी, राइट. तो वहां पे उनके कंपोनेंट की ऑडिट कंपोनेंट का ऑडिटर कर रहा है. तो जब इंगेजमेंट टीम, ग्रुप की इंगेजमेंट टीम रिक्वेस्ट करती है कंपोनेंट के ऑडिटर को, किस चीज की रिक्वेस्ट करती है कि तू मुझे रिपोर्ट बना के दे दे किसी एलिमेंट के ऊपर, राइट. एंड जब कंपोनेंट का ऑडिटर ग्रुप की इंगेजमेंट टीम की रिक्वेस्ट के बेसिस पे कोई रिपोर्ट उसको प्रोवाइड करे तो वो सिचुएशन यहां पे कवर्ड नहीं होगी, क्योंकि वो सिचुएशन ऐसे नंबर 600 में कवर होगी. ये लिखा हुआ है आपका यहां पे, मैं पढ़ देती हूं. कहता है ऐसे नंबर 805 इट डज नॉट अप्लाई टू द रिपोर्ट ऑफ अ कंपोनेंट ऑडिटर जो इसने इशू करी है एज अ रिजल्ट ऑफ द वर्क विच इज परफॉर्म्ड ऑन द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ अ कंपोनेंट. किसकी रिक्वेस्ट के ऊपर? इंगेजमेंट टीम की रिक्वेस्ट के ऊपर. किस पर्पस के लिए? फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट ऑफ ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. समझ में आया? एज पर ऐसे नंबर 805 मैम ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है? जो उसका स्कोप है ना वही उसका ऑब्जेक्टिव है. मतलब ऐसे नंबर 805 कहता है कि ऑडिटर तुझे ना प्रॉपरली
एड्रेस करना है, स्पेशल कंसिडरेशन लेनी है किस चीज के रिलेशन में, जब तू इस टाइप की एंगेजमेंट को एक्सेप्टेंस देगा, जब तू प्लानिंग करेगा, परफॉर्म करेगा इस एंगेजमेंट को, जब परफॉर्मेंस करने के बाद ऑडिटर अपना ओपिनियन फॉर्म करेगा, रिपोर्टिंग देगा। किस टाइप की एंगेजमेंट, सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट या फिर आपके एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट, राइट। तो ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है, उसको कंसिडरेशन लेनी है किस चीज को लेकर, उसको स्पेशल कंसिडरेशन लेनी है while giving the acceptance to this kind of engagement, while planning and performing this type of engagement, while forming an opinion and reporting on this type of engagement। लेकिन यहां पे भी ऑडिटर कोई भी ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं करता ओवर द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रोल। और ये जो उसका ऑब्जेक्टिव है ना, यही आपके ऐसे नंबर 805 के सारे कंसेप्ट है, राइट। अब इसके आगे ना डेफिनेशंस है, ये डेफिनेशंस मैं कवर यहाँ पे नहीं करा रही हूँ क्योंकि आई वुड लाइक टू बिलीव कि आपने जहाँ से भी क्लास ली है, जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग आपने ऑब्टेन करी है, क्योंकि ये रिवीजन क्लासेस है तो आपने अपने एंड पे कंसेप्ट्स को समझा होगा, वहाँ पे आपने अंडरस्टैंड किया होगा कि सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है। तो यहाँ पे मीनिंग है सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, यहाँ पे मीनिंग लिखा हुआ है एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, तो आप इसको सेल्फ करोगे। इसके साथ साथ जो एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, उसको भी तुम सेल्फ करोगे। जो मेरा फोकस है स्टैंडर्ड के अंदर वो है ऑडिट पार्ट को लेके, राइट। सबसे पहला ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर कंसिडरेशन लेगा इन रिस्पेक्ट टू एक्सेप्टेंस। मतलब जब भी कोई क्लाइंट आपके पास आता है और कहता है कि आप मेरी सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट कर दो या मेरे एलिमेंट्स की ऑडिट कर दो, उसको एक्सेप्टेंस देने से पहले ऑडिटर को किन चीजों को कंसिडर करना है। तो ऑडिटर सबसे पहले कंसिडर करेगा क्या मैं स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट के साथ कंप्लाई कर पाऊंगा। मतलब अरे ऐसे नंबर दोस्तों ने क्या बोला कि ऑडिटर जब भी ऑडिट करेगा तो उसको स्टैंडर्ड के सारे स्टैंडर्ड जो ऑडिट के लिए रेलिवेंट है उनकी रिक्वायरमेंट के साथ कंप्लाई करना है। लेकिन ऐसा हो सकता है यहां पे इस सिचुएशन में कि ऑडिटर ये कंक्लूड करे कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है उसके लिए स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट के साथ कंप्लाई करना। मैम ऐसा कब हो सकता है, सबसे पहली सिचुएशन जहां पे अगर उसने स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट के साथ कंप्लाई किया तो इट इज डिसप्रपोर्शनेट टू द एलिमेंट। मतलब एप्लीकेशन ऑफ अ स्टैंडर्ड इज डिसप्रपोर्शनेट टू द एलिमेंट। इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे नंबर 520 दैट इज एनालिटिकल प्रोसीजर। एग्जांपल है एनालिटिकल प्रोसीजर को आप परफॉर्म करते हो टू ऑब्टेन द सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस, राइट। एनालिटिकल प्रोसीजर के अंदर ऑडिटर करता क्या है, कंपैरिजन करता है, रेशियोज निकालता है, रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है, ट्रेंड को वो एस्टैब्लिश करता है, राइट। तो वो कंक्लूड कर सकता है ना कि जब मैं सिर्फ एक एलिमेंट की ऑडिट कर रहा हूं, सिर्फ मैं ट्रेड रिसीवेबल्स की ऑडिट कर रहा हूं, तो ये डिसप्रपोर्शनेट होगा कि मैं एक सिंगल एलिमेंट के लिए इतना सारा मैं डाटा निकालूं। क्योंकि जब आप एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हो तो आप कंपैरिजंस करते हो, ट्रेंड अब देखते हो, तो आपको पास्ट ईयर का डाटा लगता है। तो एक सिंगल एलिमेंट के लिए मैं इतनी रेशियोज निकालूं, कंप्यूटेशन करूं, सो ही में कंक्लूड ना कि ये मेरे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा। एक और सिचुएशन है जहां पे वो कंक्लूड कर सकता है कि ऐसे को अप्लाई करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा। वो सिचुएशन क्या है, जहां पे कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट कोई और ऑडिटर कर रहा है एंड सिंगल एलिमेंट या सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट आप कर रहे हो, राइट। तो इन दैट सिचुएशन जब आप कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट नहीं कर रहे तो वहां पे आपकी अंडरस्टैंडिंग एंटिटी को लेकर, उसके एनवायरनमेंट को लेकर, उसके कंट्रोल को लेकर वैसी नहीं होती है जैसे आपकी अंडरस्टैंडिंग होती अगर आप कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की भी ऑडिट कर रहे होते तो, राइट। तो ये आपकी दो सिचुएशन है जहां पे ऑडिटर ये कंक्लूड करता है कि हो सकता है प्रैक्टिकली उसके लिए पॉसिबल नहीं होगा टू कंप्लाई विद द स्टैंडर्ड्स। तो इस सिचुएशन में जब उसके पास कोई क्लाइंट आता है ना कि आप मेरी ऑडिट कर दो सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की या किसी एलिमेंट की, तो वो मैनेजमेंट को बोलता है जहां पे वो कंक्लूड कर रहा है कि उसके लिए पॉसिबल नहीं है स्टैंडर्ड के हिसाब से ऑडिट करना, तो मैनेजमेंट को बोलेगा कि क्या हम कोई और एंगेजमेंट को यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, कहता है सबसे पहले ऑडिटर ऐसे नंबर दोस्तों रिक्वायर करता है ऑडिटर को कि उसको कंप्लाई करना पड़ेगा सारे के सारे स्टैंडर्ड के साथ जो ऑडिट के लिए रेलिवेंट है, और ये रिक्वायरमेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट अप्लाई होगी कि क्या आप एंटिटी के कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, राइट। फिर कहता है ऑडिटर ये डिटरमाइन करेगा कि क्या उसके लिए जब वो सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट कर रहा है, जब वो एलिमेंट्स की ऑडिट कर रहा है, क्या ये प्रैक्टिकेबल है
टू कंप्लाई विद द स्टैंडर्ड्स, कि वो इस ऑडिट को कंक्लूड कर सके एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स। कुछ ऐसी सिचुएशंस होंगी जहां पे उसके लिए पॉसिबल नहीं होगा, कि वो उसके लिए प्रैक्टिकेबल नहीं होगा टू कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड। वो कौन कौन सी है? सबसे पहले, इफ द एप्लीकेशन ऑफ एसे इज डिसप्रपोर्शनेट टू द एलिमेंट। मैंने आपको एग्जांपल दिया एनालिटिकल प्रोसीजर का, तो कहता है कि जहां पे उसको लगता है कि जब वो ऑडिट कर रहा है किसी स्पेसिफिक एलिमेंट की, इन दैट सिचुएशन उस एसे के अंदर रिक्वायरमेंट हो सकती है जो ऑडिटर को रिक्वायर करेगी कि तुझे इतना काम करना है विच मे बी डिसप्रपोर्शनेट टू द एलिमेंट बीइंग ऑडिटेड, या ऑडिटर ये कंक्लूड कर सकता है कि उसके लिए पॉसिबल नहीं है स्टैंडर्ड के रिक्वायरमेंट के साथ कंप्लाई करना, प्रैक्टिकली उसके लिए पॉसिबल नहीं है। ये सिचुएशन कब आएगी, कब वो कंक्लूड करेगा? जब ये जो येलो बॉक्स में लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या कि इन दैट सिचुएशन जहां पे वो कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट नहीं कर रहा, वो सिर्फ सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट कर रहा है, वो सिर्फ एक एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट कर रहा है, और जो आपका कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसकी ऑडिट कोई और ऑडिटर कर रहा है। तो इन दैट सिचुएशन जब भी कोई क्लाइंट आपके पास आता है ना, जहां पे आपको लगता है कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाएगा इस एंगेजमेंट को स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग परफॉर्म करना, तो ऑडिटर डिस्कस करेगा मैनेजमेंट के साथ क्या वेदर एनी अदर टाइप ऑफ एंगेजमेंट माइट बी मोर प्रैक्टिकेबल, कि क्या हम कोई और एंगेजमेंट को परफॉर्म कर सकते हैं क्या। समझ में आया? इसके बाद आ जाओ, अभी हमने एक रिक्वायरमेंट, अच्छा इस येलो बॉक्स को हम पहले कंटिन्यूएशन में पढ़ लेते हैं। यहाँ पे क्या था कि किस सिचुएशन के अंदर स्टैंडर्ड को अप्लाई करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा। उस सिचुएशन के अंदर जहां पे ऑडिटर आपकी कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट नहीं कर रहा है। ये आपके स्टडी मटेरियल के अंदर क्वेश्चन भी है, राइट, कि जहां पे आपका कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट कोई और ऑडिटर कर रहा है और आपकी जो सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर एलिमेंट इसकी ऑडिट आप कर रहे हो। तो कहता है इन सिचुएशन में पॉसिबल क्यों नहीं होगा स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट के साथ कंप्लाई करना, बिकॉज ऑडिटर के पास वो अंडरस्टैंडिंग नहीं होती एंटिटी की, उसके एनवायरमेंट की, कंट्रोल्स की, जो उसके पास होती अगर वो ऑडिट करता कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। ऑडिटर के पास वो अंडरस्टैंडिंग नहीं होती आपके एंटिटी के अकाउंटिंग सिस्टम्स के बारे में, मतलब जो अकाउंटिंग सिस्टम्स जो इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स वो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो कितने रिलायबल हैं, वो अंडरस्टैंडिंग उसके पास नहीं होती। अगर उसको नहीं पता है कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स जो आपके अकाउंटिंग सिस्टम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी रिलायबिलिटी क्या है, तो इसको कोरोबरेट करने के लिए उसको और एविडेंसेस कलेक्ट करने पड़ेंगे। एविडेंसेस कलेक्ट करने के लिए उसको ज्यादा काम करना पड़ेगा। तो यहां पे ऑडिटर को लग सकता है ना कि एक सिंगल एलिमेंट के लिए मुझे कितना काम करना पड़ेगा, तो वो कंक्लूड कर सकता है कि ये भी पॉसिबल नहीं है स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट के साथ कंप्लाई करना। यही लिखा हुआ है, कहता है द ऑडिटर डज नॉट हैव द ऑडिट एविडेंस अबाउट द जनरल क्वालिटी ऑफ द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स और अदर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एज रिक्वायर्ड इन द ऑडिट ऑफ एंटिटीज कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसकी वजह से ऑडिटर में नीड मोर एविडेंसेस, फर्दर एविडेंसेस टू कोरोबरेट द ऑडिट एविडेंसेस जो उसको मिल रहे हैं अकाउंटिंग रिकॉर्ड से, क्योंकि उसको अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की क्वालिटी नहीं पता है। तो क्वालिटी नहीं पता है तो उसको कोरोबरेट करने के लिए उसको ज्यादा काम करना पड़ेगा, तो भी वो कंक्लूड कर सकता है कि मेरे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट के साथ कंप्लाई करना। समझ में आया? और इसके साथ साथ ऑडिटर जब भी ऑडिट करेगा तो उसको एथिकल रिक्वायरमेंट के साथ कंप्लाई करना है। एसए नंबर 200 में हम इस चीज को पढ़ते हैं, ये सेम रिक्वायरमेंट है जो हमने एसए नंबर 800 में भी पढ़ी थी। एथिकल रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस के साथ उसको कंप्लाई करना पड़ेगा। तो वो देखेगा जब भी कोई क्लाइंट उसके पास आ रहा है कि क्या मैं इस क्लाइंट की अगर ऑडिट को हाँ बोलूंगा तो क्या मैं एथिकली होकर कंप्लायंस एथिक्स के साथ इस ऑडिट को कंक्लूड कर पाऊंगा, एंड उसको सारे के सारे स्टैंडर्ड्स जो रेलिवेंट है ऑडिट के लिए उसके साथ कंप्लाई करना पड़ेगा, अनलेस वो स्टैंडर्ड कंडीशनल है और जो कंडीशन उस स्टैंडर्ड के अंदर है वो आपकी इस एंगेजमेंट में एग्जिस्ट नहीं करती। कई बार ऐसा हो सकता है कि ऑडिटर डिपार्ट करता है फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड, लेकिन जहां पे वो डिपार्ट कर रहे हैं ना स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट से, मतलब जहां पे जो ऑडिट प्रोसीजर स्टैंडर्ड के अंदर लिखे हुए हैं उन ऑडिट प्रोसीजर को फॉलो करके वो ऑडिट नहीं कर रहा, वो डिपार्चर कर रहा है। इन दैट सिचुएशन ऑडिटर को ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ते हैं सो दैट जो ऑब्जेक्टिव है आपके स्टैंडर्ड का वो अचीव हो सके। ये बात यहाँ पे लिखी हुई है, मैं इसको रीड नहीं करूंगी, जो मैंने आपको हिंदी में बोला ना एग्जैक्टली एक एक लाइन यहाँ पे लिखी हुई है। इसको हम ऐसे 200 में भी पढ़ते हैं और ऐसे नंबर 800 में मैंने आपको पढ़ के बताया है, ठीक है। और मैम
क्या हम कोई और चीज भी देखेंगे? जब भी कोई क्लाइंट हमारे पास आता है अपनी इस एंगेजमेंट को लेकर उसकी एक्सेप्टेंस देने से पहले, यस, आप देखोगे कि आपकी इस क्लाइंट ने जिस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को यूज करके अपनी सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाया है, एलिमेंट्स को प्रिपेयर किया है, क्या वो एक्सेप्टेबल है या एक्सेप्टेबल नहीं है। तो कहता है यू हैव टू डिटरमाइन द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, जैसे कि तुम ऐसे नंबर 210 में करते हो, राइट। तो इन दैट सिचुएशन जब वो एक्सेप्टेबिलिटी को डिटरमाइन कर रहा होगा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की, तो ऑडिटर को क्या चीजों को चेक करना है, क्या कंसीडरेशन उसको लेनी है। सबसे पहले वो कंसीडर करेगा कि क्या आपकी मैनेजमेंट जिस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को यूज कर रही है अपनी सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए, अपने एलिमेंट्स को बनाने के लिए, क्या ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इंटेंडेड यूजर्स को रिक्वायर्ड प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर देगा, ताकि वो अंडरस्टैंड कर सके इन सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, आपके इन एलिमेंट्स को। तो कहता है ऑडिटर विल कंसीडर वेदर एप्लीकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क विल रिजल्ट इन अ प्रेजेंटेशन दैट विल प्रोवाइड डिस्क्लोजर एंड एनेबल करेगी इंटेंडेड यूजर्स को टू अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन विच इज कन्वेड इन दिस सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और द एलिमेंट। ऑडिटर विल कंसीडर कि आपकी जो ट्रांजैक्शन है, इवेंट है, इनका इफेक्ट क्या पड़ रहा है उस इंफॉर्मेशन के ऊपर विच इज कन्वेड थ्रू दिस सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और दी एलिमेंट। तो मतलब ऑडिटर एक्सेप्टेंस देने से पहले फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल है या नहीं इसको चेक करेगा। ये हमने 800 में भी चेक किया था, राइट। कई बार ऐसा होता है कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो आप यूज कर रहे हो उसको कौन प्रिस्क्राइब करता है? स्टैंडर्ड सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन। ये हमने कहां पे देखा था? इसको भी ऐसा कुछ सिमिलर सा एक सिनेरियो 800 में भी देखा था। तो कहता है कि जहां पे स्टैंडर्ड सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन ने प्रिस्क्राइब किया है वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जिसको यूज करके सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एलिमेंट्स को बनाया जा रहा है, ऑडिटर कैसे डिटरमाइन करेगा कि क्या ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल है या नहीं है। तो कहता है ऑडिटर जब ये एक्सेप्टेबिलिटी को डिटरमाइन कर रहा होगा तो उसको कंसिडर करना पड़ेगा नंबर 1 कि क्या ये फ्रेमवर्क उन सारी की सारी रिक्वायरमेंट को इंक्लूड करता है जिसके ऊपर ये बेस्ड है, एंड ये एनेबल करता है उस टाइप की प्रेजेंटेशन आपके सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड, एलिमेंट से रिलेटेड, जो एडुकेट डिस्क्लोजर्स प्रोवाइड करे टू द यूजर्स। ठीक है, तो आप जब भी कोई क्लाइंट आपके पास आएगा तो आप उसको एकदम से हाँ नहीं बोलोगे, पहले इवेल्युएट करोगे कि क्या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल है, क्या ऑडिटर स्टैंडर्ड को ध्यान में रखकर, स्टैंडर्ड का कंप्लायंस करते हुए इस एंगेजमेंट को परफॉर्म कर सकता है, राइट। दूसरा स्टेप क्या होगा? मान लेते सब कुछ सही है और आपने एक्सेप्टेंस दे दी है इस एंगेजमेंट को, इसके बाद क्या होगा? इसके बाद आपका ऑडिटर प्लानिंग करेगा और परफॉर्म करेगा ऑडिट को। कैसे उसको परफॉर्म करना है ऑडिट को? तो परफॉर्म करना है उसको ऑडिट को इन कंप्लायंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड। यही लिखा हुआ है यहाँ पे। कहता है कि जब भी ऑडिटर प्लानिंग करेगा, परफॉर्म करेगा ऑडिट ऑफ सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एलिमेंट, ऑडिटर को एडप्ट करने पड़ेंगे सारे के सारे स्टैंडर्ड जो रेलिवेंट है ऑडिट के अंदर, नेसेसरी इन द सर्कमस्टांसेस, मतलब जो भी स्टैंडर्ड एप्लीकेबल होगा ना सिचुएशन में उसको उसके साथ कंप्लाई करना पड़ेगा। फिर इसी से रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक सिनेरियोस लिखे हुए हैं। सबसे पहले सिनेरियो क्या है कि कई बार होता क्या है कि जिस एलिमेंट की ऑडिटर कर रहा है वो एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से रिलेटेड होता है। जैसे कि आप ऑडिट कर रहे हो किसकी? अकाउंट रिसीवेबल्स की, ये किससे रिलेटेड है? सेल से। आप ऑडिट कर रहे हो अकाउंट पेबल की, ये किससे रिलेटेड है? परचेजेस से। तो यहां पे अगर ऑडिटर सिर्फ अकाउंट रिसीवेबल्स को चेक करेगा, सिर्फ अकाउंट रिसीवेबल्स की ऑडिट करेगा, तो ये उसको एप्रोप्रिएट एविडेंसेस प्रोवाइड नहीं करेगा। ठीक है, तो यहां पे जो आपके एलिमेंट है जिसकी आप ऑडिट कर रहे हो उससे इंटर रिलेटेड कोई और एलिमेंट भी है तो आपको उसको भी चेक करना पड़ेगा ताकि आपका ऑडिटर अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। यही लिखा हुआ है। क्या? देखो, कहता है इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट which comprise the complete set of financial statement
एंड मैनी ऑफ द एलिमेंट ऑफ दोज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बहुत सारे आपके एलिमेंट्स होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, नोट्स होते हैं जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, दे आर इंटर रिलेटेड। एंड जब आपका ऑडिटर किसी सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट कर रहा है, किसी एलिमेंट की ऑडिट कर रहा है, तो ऑडिटर के लिए पॉसिबल नहीं होगा कि वो आइसोलेशन में उस सिंगल एलिमेंट को ही चेक करे। ऑडिटर को परफॉर्म करने पड़ेंगे ऑडिट प्रोसीजर इन रिलेशन टू द इंटर रिलेटेड आइटम्स एज वेल, ताकि वो अपने ऑब्जेक्टिव को भी मीट कर सके। दूसरी सिचुएशन क्या है? दूसरी सिचुएशन है, देखो मैंने क्या बोला कि हो सकता है कि आपका ऑडिटर कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट कर रहा है, राइट, और आप ही सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट कर रहे हो, आप ही एलिमेंट की भी ऑडिट कर रहे हो। तो इन दैट सिचुएशन आपने जो एविडेंसेस कलेक्ट करे हैं व्हाइल डूइंग द ऑडिट ऑफ कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या आप उन एविडेंसेस को यूज कर सकते हो व्हाइल डूइंग द ऑडिट ऑफ सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एलिमेंट? आंसर इज यस, वो यूज कर सकता है, लेकिन जो उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली है ऐसे नंबर 805 ने कि उसको अपनी ऑडिट को प्लान करना है, परफॉर्म करना है अप्रोप्रिएटली, ताकि उसको एविडेंसेस मिल सके, वो यहाँ पे भी वो करेगा। तो कहते हैं ऑडिटर यूज कर सकता है एविडेंसेस जो उसको मिले हैं एज दी ऑडिट ऑफ द कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हाउएवर, लेकिन ऑडिटर को परफॉर्म करना पड़ेगा, प्लान करना पड़ेगा ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एलिमेंट, ताकि उसको सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस मिल सके, जिसके बेसिस पे वो अपनी सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एलिमेंट की ऑडिट का ओपिनियन बेस कर सके, राइट। एक और स्पेसिफिक सिनेरियो है, क्या? दैट इज मटीरियलिटी। तो यहां पे कहता है कि ऑडिटर ही ऑडिट कर रहा है कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, एंड ऑडिटर ही ऑडिट कर रहा है, मतलब आप ही ऑडिट कर रहे हो सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एलिमेंट की। इन दैट सिचुएशन जो मटीरियलिटी आपने सेट करी है फॉर द कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उस मटीरियलिटी से कम लेवल पे आप अपनी मटीरियलिटी सेट कर सकते हो फॉर द सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो कहता है lower level of materiality for the audit of an element than that of a complete set of financial statement, ये आप कर सकते हो। इससे होगा क्या? It will eventually affect the NTE of the procedure and evaluation of uncorrected misstatement। मतलब obviously अगर तुमने अपनी materiality level को कम सेट किया है, राइट, तो इसका मतलब तुम कह रहे हो कि अगर मुझे कम अमाउंट की भी गलती मिली ना तो वो भी मेरे लिए रेलिवेंट है, तो इससे ऑडिटर का जो ऑडिट प्रोसीजर है उसके नेचर के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, राइट। एंड ऑल्सो जब वो अपने प्रोसीजर को परफॉर्म कर लेगा देर आफ्टर, जो उसको गलतियां मिलेगी उन गलतियों की जब वो इवेल्युएशन करेगा, इसको हम पढ़ते हैं अंडर एसए नंबर 450, राइट, तो उनकी अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट की इवेल्युएशन के ऊपर फर्क पड़ेगा, राइट। तो ये यहाँ पे आपका पॉइंट है। तो ये सेकंड जो कंसेप्ट है वो किससे रिलेटेड था? प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर। अब उसने अपनी ऑडिट को परफॉर्म भी कर लिया, अब वो क्या करेगा? अब उसको ओपिनियन बनाना है, क्योंकि अगर उसने ऑडिट को परफॉर्म कर लिया तो उसके पास सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस होंगे, तो वो किसी ना किसी ओपिनियन पे पहुंचेगा। ओपिनियन वो कैसे देता है? कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिलेशन में उसको ओपिनियन देना है 700 के अकॉर्डिंग, ये तो उसकी नॉर्मल प्रोविजन है। लेकिन अगर मैं बात करती हूं इन केस ऑफ अ सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट या किसी स्पेसिफिक एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट, जहां पर हो सकता है कि जिस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को यूज करके आपके मैनेजमेंट ने इन सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एलिमेंट को बनाया है, वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सप्लिसिटली प्रोवाइड ना करे कि किस वे से प्रेजेंटेशन करनी है आपको सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, अपने इन एलिमेंट की, राइट। सो इन दैट सिचुएशन ऑडिटर को जो भी फॉर्म एंड कंटेंट अपनी रिपोर्ट का सही लगता है वो अकॉर्डिंगली अपनी रिपोर्ट बना सकता है। तो कहते हैं, और ये केस कब होगा? दिस मे बी अ केस जहां पे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क किस के ऊपर बेस्ड है? एक ऐसे फ्रेमवर्क के ऊपर बेस्ड है जिसको एस्टैब्लिश किया किसी स्टैंडर्ड सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन ने, राइट। एंड ऑडिटर कंसीडर, अच्छा इस सिचुएशन में ऑडिटर अपने फॉर्म एंड कंटेंट यहाँ पे यूज कर सकते हैं अपनी रिपोर्टिंग के लिए, राइट। एक सेकेंड देना बस। ओके, सो नेक्स्ट इज कहाँ पे थे? हाँ, फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग कंसिडरेशन। अब ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ से इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछ सकता है रिपोर्टिंग के रिलेशन में, यहाँ से और ऐसे नंबर 810 में जो रिपोर्टिंग का पार्ट है वो इंपॉर्टेंट है, राइट। तो अब ऑडिटर अपनी ऑडिट कंप्लीट कर चुका है सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की,
राइट, या किसी एलिमेंट की, तो उसको अपनी रिपोर्टिंग कैसे करनी है। तो रिपोर्टिंग के लिए यहाँ पे भी एसए नंबर 700 ही अप्लाई होगा। तो यहाँ पे कंसेप्ट कौन सा आता है, व्हाट आर द कंसिडरेशन दैट हैज टू बी टेकन बाय एन ऑडिटर व्हाइल मेकिंग द रिपोर्ट। तो ऑडिटर अपना ओपिनियन फ्रेम करता है, अपनी रिपोर्ट बनाता है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ एसए नंबर 700। एक स्पेसिफिक सिचुएशन है जो आपको ध्यान में रखनी है, क्या कि जहां पे आपका ऑडिटर ऑडिट कर रहा है कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, एंड आपका ही ऑडिटर ऑडिट कर रहा है एंटिटी के सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एलिमेंट की। इन दैट सिचुएशन ऑडिटर दो सेपरेट ओपिनियन एक्सप्रेस करेगा फॉर ईच एंगेजमेंट, मतलब वो हर एक एंगेजमेंट के रिलेशन में डिफरेंट ओपिनियन इशू करेगा। तो कहते हैं इफ द ऑडिटर अंडरटेक्स द एंगेजमेंट टू रिपोर्ट ऑन अ सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एन अ स्पेसिफिक एलिमेंट इन कंजंक्शन विद द एंगेजमेंट टू ऑडिट द एंटिटीज कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इन दैट सिचुएशन ऑडिटर शैल एक्सप्रेस द सेपरेट ओपिनियन फॉर ईच एंगेजमेंट। राइट, क्या एक सिचुएशन और आती है यहाँ पे, मैम क्या एंटिटी अपनी कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेजेंट कर सकती है अलोंग विद दी, मतलब आपकी एंटिटी अपनी ऑडिटेड कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेजेंट कर सकती है, पब्लिश कर सकती है टुगेदर विद द एंटिटीज। एक सेकेंड, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हाँ, तो यहां पे सिचुएशन आती है कि क्या आपकी एंटिटी पब्लिश कर सकती है आपकी कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो ऑडिटेड है अलोंग विद द ऑडिटेड सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एलिमेंट। इसका आंसर है यस, आप पब्लिश कर सकते हो दोनों को साथ में, लेकिन क्लियर डिफरेंशिएशन होनी चाहिए दोनों स्टेटमेंट्स के अंदर। राइट, एंड ऑडिटर इस चीज को इवेल्युएट करेगा कि क्या इन दोनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्लियर डिफरेंशिएशन है, और अगर क्लियर डिफरेंशिएशन नहीं है तब तक वो अपनी रिपोर्ट को इशू नहीं करेगा। तो कहते हैं एन ऑडिटेड सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एन ऑडिटेड स्पेसिफिक एलिमेंट ऑफ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इट मे बी पब्लिश्ड टुगेदर विद द एंटिटीज ऑडिटेड कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बट ऑडिटर अगर ये कंक्लूड करता है कि जिस वे से आपकी एंटिटी ने प्रेजेंटेशन करी है सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एलिमेंट की, ये क्लियरली डिफरेंशिएट नहीं करती है आपकी सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आपकी कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, तो वो मैनेजमेंट को बोलेगा कि इसकी प्रेजेंटेशन को आप चेंज करो। ऑडिटर विल आस्क द मैनेजमेंट टू रेक्टिफाई द सिचुएशन टू चेंज दिस प्रेजेंटेशन, एंड अपनी रिपोर्ट को वो जब तक इशू नहीं करेगा जब तक वो डिफरेंशिएशन को लेकर सेटिस्फाइड नहीं है, तब तक आपकी मैनेजमेंट प्रेजेंटेशन को चेंज नहीं कर देती। राइट, अदर रिपोर्टिंग कंसिडरेशन, मतलब यहाँ पे और सिचुएशंस कवर्ड है। सबसे पहली सिचुएशन क्या है, जहां पे ऑडिटर आपकी एंटिटी की कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट कर रहा है, और उसने जब अपनी कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट की रिपोर्ट बनाई, उस रिपोर्ट को उसने मॉडिफाई किया है। राइट, या उस रिपोर्ट के अंदर उसने EOM पैराग्राफ डाला है, OM पैराग्राफ डाला है। तो जब वो ऑडिट करेगा सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की या एलिमेंट्स की और उसके ऊपर अपनी ऑडिट रिपोर्ट बनाएगा, तो इस मॉडिफिकेशन का इफेक्ट ऑडिट रिपोर्ट ऑन सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एलिमेंट के ऊपर क्या पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड कहता है कि इन दैट सिचुएशन ऑडिटर डिटरमाइन करेगा कि इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा ऑडिटर की रिपोर्ट के ऊपर, एंड अगर उसको सही लगता है तो जो अपनी वो ऑडिट रिपोर्ट बना रहा है ऑन द सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एलिमेंट, उसको भी वो मॉडिफाई कर सकता है, उसके अंदर भी वो OM पैराग्राफ डाल सकता है। तो कहता है इफ डीम्ड एप्रोप्रिएट ऑडिटर शैल मॉडिफाई द ओपिनियन ऑन द सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एलिमेंट और इंक्लूड EOM और OM पैरा इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट। दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है, ऑडिटर ने ऑडिट करी कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, और उसने कंक्लूड क्या किया है कि वो उसको डिस्क्लेमर इशू करना है, या उसने एडवर्स ओपिनियन को इशू किया है। तो इसका इफेक्ट ऑडिटर जब अपनी रिपोर्ट इशू करेगा, अपना ओपिनियन इशू करेगा ऑन द सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एलिमेंट, उसके ऊपर क्या पड़ेगा। तो कहते हैं अगर आपके ऑडिटर ने कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिलेशन में नेगेटिव ओपिनियन दिया, बिल्कुल एडवर्स ओपिनियन दिया है, या उसने डिस्क्लेमर इशू किया है, वो ये कंक्लूड करा कि मुझे एविडेंसेस मिले ही नहीं, इन दैट सिचुएशन वो आपकी सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिलेशन में क्लीन रिपोर्ट इशू नहीं कर सकता, नहीं तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगी उसके ओपिनियन की, वो अनमॉडिफाइड ओपिनियन इशू नहीं कर सकता। लेकिन इसकी भी 3 एक्सेप्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो हम कवर कर रहे हैं अभी। कहता है
इन अ सिचुएशन जहां पे ऑडिटर ने डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन इशू किया है या एडवर्स ओपिनियन दिया है कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, इन दैट केस एसए नंबर 705 it does not permit the auditor to include the same auditor's report and unmodified opinion on the single financial statement that forms part of those financial statement or on a specific element that forms part of those financial statement। मतलब एक तरफ तो तुम कह रहे हो, देखो एक तरफ तो तुम कह रहे हो कि ये मिस्टर ए है, ठीक है, मिस्टर ए ऑडिट कर रहे हैं आपकी एंटिटी की कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैं थोड़ा सा कंसेप्ट एक्सप्लेन करने लगी हूँ, 1-2 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएंगी क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। मिस्टर ए आपकी ऑडिट कर रहा है कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, राइट, और यहाँ पे ऑडिट करने के बाद वो कंक्लूड कर रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल दे आर नॉट गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू, मतलब वो एडवर्स ओपिनियन इशू कर रहा है या वो कंक्लूड कर रहा है कि मैं काम ही नहीं कर पाया और डिस्क्लेमर वो इशू कर रहा है, राइट। और मिस्टर ए जो कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट कर रहा है, मतलब हर एक एलिमेंट को वो चेक कर रहा है, हर एक उसके कंपोनेंट को चेक कर रहा है, तब वो कंक्लूड कर रहा है। और इसी कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आपके किसी और एलिमेंट की ऑडिट भी मिस्टर ए कर रहा है, राइट, मान लो सिर्फ ट्रेड रिसीवेबल्स की, और वहां पे वो कहना चाहता है कि सब कुछ सही है। क्या वो कह सकता है? क्या ये आपको कॉन्ट्राडिक्शन नहीं लगेगी? एक तरफ तो वो एडवर्स ओपिनियन दे रहा है और एक तरफ वो कह रहा है कि अनमोडिफाइड ओपिनियन दूंगा किसी एलिमेंट को लेकर, या वो कहता है कि सब कुछ सही है आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। तो ये कहना चाहता है कि जहां पे आपका ऑडिटर एक एडवर्स ओपिनियन इशू कर रहा है, डिस्क्लेमर इशू कर रहा है, किसके रिलेशन में? कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिलेशन में, राइट, या डिस्क्लेमर इशू कर रहा है, मतलब एक जगह पे वो नेगेटिव ओपिनियन इशू कर रहा है और या वो कह रहा है कि मैं काम ही नहीं कर पाया। तो जब वो आपके उसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के किसी एलिमेंट की ऑडिट करेगा या किसी कंपोनेंट की ऑडिट करेगा, सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट करेगा, तो वो क्लीन रिपोर्ट को इशू नहीं कर सकता, वो अनमोडिफाइड ओपिनियन इशू नहीं कर सकता क्योंकि वो कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगी। लेकिन इसकी भी एक्सेप्शन है, अगर उसको इशू करना है तो इशू करे, 3 सिचुएशन के अंदर वो इशू कर सकता है। नंबर 1, ऑडिटर इज नॉट प्रोहिबिटेड बाय एनी लॉ और रेगुलेशन फ्रॉम डूइंग सो, तो कोई लॉ रेगुलेशन उसको रोके ना। दूसरा, जो ओपिनियन वो एक्सप्रेस्ड कर रहा है अपनी रिपोर्ट के अंदर, मतलब कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर जो उसने रिपोर्ट बनाई, उसके अंदर जो उसने ओपिनियन इशू किया, उसको वो पब्लिश नहीं करेगा टुगेदर विद दी ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन दी सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मतलब जिस एक रिपोर्ट में आपने मॉडिफाइड ओपिनियन इशू किया, एडवर्स ओपिनियन इशू किया, आपने डिस्क्लेमर इशू किया है, तो उस रिपोर्ट को आप पब्लिश नहीं करोगे विद दी सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट रिपोर्ट जहां पे आप अनमॉडिफाइड ओपिनियन इशू करना चाहते हो। तीसरा क्या है, जिस एलिमेंट के रिलेशन में आप अनमॉडिफाइड ओपिनियन देना चाहते हो, किस सिचुएशन में? जहां पे ऑडिटर ने कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर मॉडिफाई किया अपने ओपिनियन को, वो सिंगल एलिमेंट पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक मेजर एलिमेंट नहीं होना चाहिए, मेजर पोर्शन नहीं होना चाहिए। तो कहता है द स्पेसिफिक एलिमेंट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ मेजर पोर्शन ऑफ द एंटिटीज कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एंड आगे कहता है ये कि आपके ऑडिटर ने जो मॉडिफिकेशन दी है इसकी रेफरेंस वो प्रोवाइड कर सकता है जब वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट बनाएगा ऑन द सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, या एलिमेंट कहाँ पे प्रोवाइड करेगा रेफरेंस? ओएम पैराग्राफ के अंदर। उस ओएम पैराग्राफ के अंदर वो लिखेगा कि देखो कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिलेशन में मैंने मॉडिफाइड ओपिनियन इशू किया है, ताकि जो यूजर्स हैं सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के वो अंडरस्टैंड कर सके इसको, ठीक है। सो दिस वाज योर एसे नंबर 805, अगेन अ वेरी सिंपल स्टैंडर्ड। एंड मैं कोशिश करती हूँ कि जब भी मैं स्टैंडर्ड को रिवाइज कराऊँ या क्लास के अंदर भी मैं फ्लो का ध्यान रखूँ, क्योंकि फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको फ्लो याद है कि अच्छा सबसे पहले एक्सेप्टेंस है, एक्सेप्टेंस के इतने बॉक्सेस हैं, ठीक है, फिर उसके बाद उसकी प्लानिंग है, फिर उसकी परफॉर्मेंस है, फिर ओपिनियन है, फिर स्टैंडर्ड खत्म है, फिर आप इजीली स्टैंडर्ड को याद रख सकते हो। और इन चार्ट का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है, इसमें कमी कुछ भी नहीं है। मतलब अगर आप नंबर ऑफ वर्ड्स देखने जाओगे ना, आपको रियलाइज होगा कि ऑलमोस्ट पूरी बुक है, बट ये इस वे से फ्रेम किए गए हैं कि आपके दिमाग के ऊपर वो प्रिंट हो जाए। मैंने कहीं भी इस चीज़ की कोशिश नहीं करी है कि मैं वर्ड टू वर्ड कोई चार्ट बनाऊं या एक वर्ड प्रोवाइड करूं, क्योंकि उनका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो ये बिल्कुल 1 डे बिफोर वाले चार्ट्स हैं।
आपके पास भी कोई ना कोई मटेरियल होगा, तो आप पहले से अपना 1 डे बिफोर मटेरियल हमेशा तैयार रखा करो, स्पेशली फॉर अ सब्जेक्ट लाइक ऑडिट विच इज़ थ्योरेटिकल इन नेचर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप 500-600 पेजेस की बुक को नहीं पढ़ सकते। आप 1-2 बार इस चार्ट बुक को पढ़ोगे तो आपको ये स्टैंडर्ड बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू दिस चैनल। लाइक दिस वीडियो, share this video and subscribe to this channel if you have not subscribed yet. Comment on this video. Bye bye.